गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास की इको के फर्स्ट लेसन पालमपुर गांव की कहानी में गैर कृषि जो गतिविधियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो पिछली वीडियो के अंदर कृषि कार्यों का जो संगठन था और कृषि के उत्पादन के लिए जिन आवश्यकताएं थी, जैसे भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और ज्ञान और कौशल का मतलब क्या है? जो मानवीय जो क्रियाएं होती है, यानी मनुष्य की जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है उनके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके साथ साथ जो कृषि गतिविधियों के जो महत्वपूर्ण जो बदलाव थे, भूमि, श्रम और पूंजी और अधिकांश जो अधिशेष कृषि फसलें थी उनके बारे में भी हमने कुछ जो है पढ़ा था। आज हम बात करते हैं गैर कृषि गतिविधियों की। गैर कृषि गतिविधियों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेयरी के बारे में। डेयरी और उससे संबंधित जो क्रियाएं हैं। देखिए, लोगों ने कई प्रकार से अपनी भैंसों को और घास और बरसात के दौरान उगने वाली ज्वार और बाजरा व घास, ये जो चारे की जो फसलें हैं, ये मुख्य रूप से जो डेयरी उत्पादन जो किसान थे वो अपने पशुओं को या मवेशियों को चराते थे। इसके अलावा जो व्यापारियों के संग्रहण केंद्र भी होते थे, व्यापारियों के संग्रहण केंद्र कौन क्या होते थे? व्यापारी होते थे। व्यापारियों के जो संग्रहण केंद्र होते थे, जहां से दूध जो है, दूध यानी संग्रहण का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। यानी जो डेयरी किसान थे वो अपने पशुओं यानी मवेशियों का जो दूध था वो संग्रहण केंद्र के अंदर इकट्ठा करते थे और उन क्षेत्रों से जो दूध है वो दूर दराज के जो शहर थे वहाँ वितरण के लिए या बेचने के लिए वो ले जाते थे। और साथ साथ गांव के जो मध्यम वर्गीय जो किसान थे, जो पशुओं को घर पे रखते थे, उनसे वह दूध खरीदते थे और आगे शहर में उनको ले जाकर बेचते थे। इसके बाद में आता है लघु क्षत्रिय जो विनिर्माण प्रक्रिया होती है। लघु क्षत्रिय विनिर्माण। देखिए, विनिर्माण का मतलब क्या होता है? किसी भी जो उत्पादन के लिए उद्योगों के द्वारा उसका पुनः जो निर्माण किया जाता है या कच्चे माल का उपभोग के लिए तैयार माल में बदलने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? विनिर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। यह कार्य जो है वो पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों और खेतों में किया जाता था। लघु क्षत्रिय का मतलब होते हैं जो छोटे स्तर पर जो किसान होते हैं वो कई प्रकार की जो वस्तुएं हैं उसका जो निर्माण करते थे। और ये क्या है? पारिवारिक श्रम की ओर से, पारिवारिक श्रम यानी एक श्रम के तौर पर या मजदूरी के तौर पर घर के जो सदस्य है वो ही काम करते थे। और अधिकतर जो किसानों के द्वारा इस घर के परिवार के सदस्यों के द्वारा जो है लघु स्तर पर यानी छोटे स्तर पर जो वस्तुओं का जो है उत्पादन किया जाता था। इसके बाद में आता है दुकानदारी। अब देखिए, जो दुकानदारी है, रोजमर्रा की जी बहुत सी जो वस्तुएं होती है वो क्या है? कोई व्यक्ति है वो थोक रेट पर खरीदता है। थोक रेट यानी थोक मूल्य पर खरीदना और उसको किसके अंदर बेचते थे? गांव के अंदर बेचते थे। गांव में उसको बेचते थे और वो उनसे बाजार से किस रेट पर यानी कम रेट पर या थोक रेट के जो भाव थे उनसे वो लेके आते थे और गांव के अंदर
कुछ मुनाफे के तौर पर उसको बेचते थे। दुकानदारी में कई प्रकार की वस्तुएं आती हैं, जैसे चावल है, गेहूं, चीनी, दालें, मसाले, और तेल। तेल जो है ये क्या है, प्रमुख रूप से जो गांव के अंदर थोक विक्रेताओं से जो वस्तुएं लाकर और गांव के अंदर बेची जाती थी, ये प्रमुख रूप से होती थी। इसमें जो बीच बीच में एक जो फसल होती है आलू की, वो भी क्या है, पैदा की जाती थी। आलू की जो फसल है वो भी दुकानदारी के तौर पर जो है वितरण की जाती थी। और इसके बाद में आता है जो परिवहन। परिवहन देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार के कार्य के लिए परिवहन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जब कृषि क्षेत्र के अंदर जो उत्पादन किया जाता है, कृषि क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है, चाहे वो अनाज हो, इसके अलावा डेयरी फार्मिंग के अंदर दूध है, और जो लघु स्तर का जो उत्पादन या जो उपभोग के लिए जो वस्तुएं बनाई जाती है, इसके अलावा जो सब्जियां होती है, सब्जी ये क्या है, इसको गांव से और बाजार तक ले जाने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं, परिवहन कहलाते हैं। परिवहन का जो कार्य है वो कई प्रकार से होता था। परिवहन जो है मोटरसाइकिल के द्वारा भी क्या है, छोटे जो किसान थे वो फसलें और जो सब्जियां जो होती थी वो मोटरसाइकिल पे या बैलगाड़ी पे या अन्य प्रकार के ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर भी क्या है वो अपनी वस्तुएं ले जाते थे। ये लोग वस्तुओं को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते थे। तो परिवहन का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसी भी उत्पादन के लिए। अब उत्पादन की जितनी क्षमता होगी, परिवहन के जो कार्य है भी क्या है उतनी ही क्षेत्र के अंदर होते हैं। कल हमने एक जिक्र किया था भी, किसी क्षेत्र के अंदर जो अनाज का जो उत्पादन था उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने जो 1960-70 के दशक के अंदर हरित क्रांति आई थी। ये लगभग 1967 के अंदर हुआ था। हरित क्रांति का जो चलन था वो 1967 में हुआ था। अब देखिए, जो हरित क्रांति के दौरान कृत्रिम जो उर्वरक थी, कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग किया गया था। उन्नत जो बीज थे फसल की, उन्नत बीजों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया था। और ये जो इन पदार्थों का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया गया था, अधिक फसल के उत्पादन के लिए, अधिक फसल उत्पादन के लिए जो है इसका प्रयोग किया गया था। अब उन्नत किस्म के जो बीज थे वो क्या थे, HYV। HYV का क्या मतलब था, हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग जो वैरायटी के जो बीज थे उससे क्या है, उन्नत जो किस्म के बीज थे, कृषि का जो है उत्पादन क्या है बढ़ाने की कोशिश की गई थी। अब इसके साथ साथ जो पालमपुर के जो किसान थे वो विभिन्न प्रकार के अन्य कार्य भी करते थे,
जैसे पालमपुर में जो खेतीहर मजदूर थे, बहुविध प्रशन प्रणाली के द्वारा भी क्या है कृषि का जो उत्पादन था उसको बढ़ाया गया था। इसके साथ साथ जो हरित क्रांति से फसलों के अंदर किस रूप में बदलाव आया था। हरित क्रांति के आने से जो उत्पादकता हुई थी, उच्च उत्पादकता बढ़ी थी, यानी उत्पादन जो स्तर है वो ऊंचा हुआ था। नई मशीनों का प्रयोग किया गया, नई मशीनों का जो है वो प्रयोग किया गया, जिसके अंदर ट्रैक्टर, थ्रेशर, इसके साथ साथ जो हार्वेस्टर होता है, हार्वेस्टर क्या है, आधुनिक जो संसाधन थे, आधुनिक जो औजार थे, मशीनें थी, उसका क्या है हरित क्रांति के दौरान कृषि कार्यों के अंदर प्रयोग किया गया था। इसके बाद में उच्च उत्पादकता से जो किसानों को है अतिरिक्त आय प्राप्त होने लगी थी, अतिरिक्त आय प्राप्त हुई थी। और जो अच्छी और जो विकसित सिंचाई की जो व्यवस्था की गई थी उसका विकास हुआ था और इससे उत्पादन जो है बढ़ा था। अब जिस स्थान पे जो हरित क्रांति है उससे कुछ जो लाभ भी हुए थे, इसके अलावा जहाँ पे लाभ प्राप्त होता है वहाँ पे कुछ हानियाँ भी होती है। तो हरित क्रांति के कुछ अवगुण भी थे या जिससे नुकसान हुआ था। अवगुण कौन कौन से, इससे एक तो क्या था, जो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से, रासायनिक जो उर्वरक थे उसके प्रयोग से क्या था, मृदा का निम्नीकरण हो गया था। मृदा निम्नीकरण यानी जो मृदा की यानी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति थी वो क्या हुई थी, कम पड़ गई थी। और जो अधिक उत्पादन के लिए सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेलों का इस्तेमाल होता था यानी भूमिगत जल का जो प्रयोग होता था, तो भूमिगत जल का जो स्तर था, भूमि जल का स्तर था वो क्या हो गया था, कम हो गया था। इसके साथ साथ जो कीटनाशकों का और जो रासायनिक खादों का या उर्वरकों का जो प्रयोग किया जाता था उससे भूमि के जो पोषक तत्व थे, भूमि के पोषक तत्व थे उसमें वो क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे, जिसके कारण उत्पादकता क्या हो गई थी, कम हो गई थी। इसके अलावा जो उर्वरकों का जो अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया गया था वो क्या है, इसके योग्य नहीं थे और मिट्टी जो है वो अनुपयोगी या अनुपजाऊ हो गई थी। तो ये थे हरित क्रांति के कुछ लाभ और उसके होने वाली कुछ हानियाँ भी। अब इसके बाद में जो आधुनिक खेती के तरीके से जो निवेश की आवश्यकता थी, 1960 के अंदर जो हरित क्रांति का जो दौर आया था उससे उत्पादकता कुछ मात्रा में बढ़ी थी, तो उससे किसान जो है कुछ समृद्ध भी हुए थे। कुछ एक जो किसान थे जिन्होंने अपनी आय में बढ़ोतरी करके अपनी जो निजी पूंजी है या स्थायी पूंजी का है वो निर्माण किया था। अब हम चलते हैं जो पालमपुर गांव के अंदर किसानों के अलावा एक मुख्य रूप से एक जो छोटे किसान की इसके अंदर कहानी है और उस किसान का नाम क्या है, सविता। क्या है, सविता एक छोटे किसान थी और इसे अपनी कृषि कार्य के लिए जो पूंजी की आवश्यकता थी, इसलिए उसने पानी को खरीदने के लिए यानी अनाज को उत्पादन करने के लिए पानी खरीदने के लिए किससे पैसे लिए थे, बड़े साहूकार से पैसे लिए थे। इसलिए खरीदने के लिए उसको जो उपकरण थे, सिंचाई के जो साधन थे उनकी मरम्मत करना उसके लिए आवश्यक था और इस मरम्मत के लिए उसको पूंजी की आवश्यकता थी। इसलिए उसने तेजपाल नाम के एक व्यक्ति से, जिसका नाम तेजपाल था और वो एक साहूकार था और उसने, या बड़ा जमींदार भी इसको कह सकते हैं, उससे पैसे लिए
और तेजपाल ने सविता को जो ऋण देने के लिए तैयार हुआ था वो किस रेट पर यानी किस दर पे दिया गया था, जो उसका जो ब्याज था वो क्या था, 24% ब्याज है वो उसने मांगा था। और कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए उसने उसे ब्याज पर पैसे लिए थे। तो यह ब्याज की जो दर थी वो क्या थी, उच्च थी। तो इससे सविता की जो खेती के मौसम में जो कार्य करती थी वो उसकी जो दिहाड़ी थी या मजदूरी के तौर पर जो सविता है कार्य करती थी वो करती थी 35 रुपये प्रतिदिन, 35 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वो मजदूरी करती थी। और जो है उसके यानी जो तेजपाल था या साहूकार था उसके खेत में भी काम करने के लिए वो तैयार हुई थी। यदि यहाँ पर सविता जो तेजपाल जो साहूकार था या बड़ा जो जमींदार था उससे ब्याज पर पैसे लेने की बजाय यदि वह कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसे उधार लेती और तो सामान्य ब्याज दर पर उसे ऋण मिल जाता और उसे अधिक मात्रा में जो है ब्याज नहीं देना पड़ता। तो उसे जमींदार के खेत पर काम करने की आवश्यकता नहीं होती थी और ऋण का जो भुगतान है वो क्या है, पुनर्भुगतान भी आसान किस्तों में हो जाता था। तो इस प्रकार जो कुछ जो संसाधन है जो किसी व्यक्ति के पास नहीं थे, तो जो सविता थी उसने अधिक ऋण के यानी उच्च ब्याज दर पर जो ऋण लिया था उससे उसकी जो सारी फसल है वो किस के रूप में चली गई थी, ब्याज के रूप में चली गई थी और उसे आर्थिक रूप से बड़ी हानि उठानी पड़ी थी। तो ये थी पालमपुर गांव के अंदर एक सविता और एक बड़े साहूकार यानी तेजपाल की जो कहानी। इसके अलावा जो पालमपुर गांव के अंदर 150 जो 150 जो भूमिहीन किसान थे। कितने थे? 150 भूमिहीन किसान थे। इसके अलावा छोटे जो भूमिधारक किसान थे वो कितने थे? 240 छोटे भूमि धारक किसान, यानी जिनके पास जो है भूमि थी वो कम मात्रा में थी। और मध्य एवं बड़े जो भूमि धारक थे वो कितने थे? 60 परिवार जो थे वो बड़े किसान या बड़े जमींदार थे। तो इस प्रकार 450 परिवारों के अंदर जो परिस्थितियां थी वो क्या थी, सभी के अंदर भिन्न भिन्न थी। मझोले और जो बड़े किसान थे वो कृषि के लिए क्या है, जो ब्याज की दर थी वो कुछ एक जो किसान थे वो साहूकारों से ब्याज पर पैसे लेते थे और कुछ जो है गैर जो संस्थागत होते हैं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी उनसे जो है उन्होंने ब्याज पर पैसे लिए। इससे क्या है, कृषि के क्षेत्र में कुछ किसान जो समृद्ध हो गए थे और कुछ जो किसान है वो बुरी तरह उत्पादन में उनकी हानि हुई थी। तो ये थी पालमपुर गांव की कहानी और उसके सत्र के अंदर कृषि उत्पादन की क्रियाएं थी, सामान्य क्रियाएं और जो गैर कृषि क्रियाएं थी उसके बारे में हमने आज इसमें चर्चा की थी। थैंक यू वेरी मच।